May I come in, sir? Yes, please. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, please have a seat. Thank you, sir. So, Sanket, can you please describe something about yourself? सर मेरा हिंदी में इंटरव्यू है। Okay, very good. मेरा नाम संकेत सदाशिव कुम्हार है। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया था, जिसमें कोलैप्सिबल मोटरसाइकिल हेलमेट उसे पेटेंट ग्रांट हो चुका है। उसके साथ साथ मैं रक्षवाह सिस्टम, एक रेलवे सेफ्टी डिवाइस है, उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल जो है सोशोलॉजी है, और सोशोलॉजी में मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, द प्राइस ऑफ प्रेस्टीज। और मेरी हॉबीज़ है डूडल क्राफ्टिंग एंड पोर्ट्रेट स्केचिंग। ओके, तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सिविल सर्विस ज्वाइन करने का आपका क्या पर्पस है? क्या आपको मोटिवेट करता है सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए? सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए पहले से मोटिवेटेड था। मेरी फैमिली भी यही चाहती थी, और मैं रिसर्च के दौरान जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया हूँ, जिससे मेरी क्रिएटिविटी अच्छी हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा अप्रोच है, और एक एनालिटिकल स्किल्स है, मैं उसको सिविल सर्विसेज में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बट सिविल सर्विस क्यों अट्रैक्ट करता है आपको? सिविल सर्विस क्यों मोटिवेट करता है आपको? सिविल सर्विसेज में जो है बड़ा कैनवास अवेलेबल है, काफ़ी डाइवर्स है। अगर मैं बिजनेसेस में जाता हूँ या स्टार्टअप में जाता हूँ, तो मैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़्यादा करके मेरे कस्टमर्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। ओके, तो सिविल सर्विस के बारे में एक जो परसेप्शन है, जो इमेज है लोगों के दिमाग में, वो है कि सिविल सर्विस जो एलिटिस्ट होते हैं, सुपीरियर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आपका क्या मानना है, ऐसा है इंडिया में या नहीं है, और है तो क्यों है? सर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सिविल सर्वेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो एक प्रकार से सर्वेंट है। तो आई थिंक एलिटिस्ट जो भी टेंडेंसीज़ हैं वो कुछ लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और हम्बल अभी भी है। हाँ, बैकग्राउंड हम्बल है, लेकिन जो आपका जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो एटीट्यूड है, काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पर ये एलिटिस्ट कल्चर दिखती है, वीआईपी कल्चर दिखती है। तो नाम सिविल सर्वेंट है, लेकिन काम उसके अनुरूप नहीं है। यस सर, ऐसा देखा गया है, लेकिन जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, या उनकी जो सिक्योरिटी है, आई थिंक उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम है या उनका जो डेली लोगों के साथ जो संपर्क है, आई थिंक हमें जो है उसके सिक्योरिटी की ध्यान रखना चाहिए, और उनके जो पर्क्स वगैरह है वो एज़ पर लॉ ऑफ द लैंड के तहत दिए गए हैं। ओके, तो आप एक रिसर्चर भी हैं, और अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। तो रिसर्चर और एडमिनिस्ट्रेटर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? जो रिसर्चर है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, लेकिन जो नॉर्मल एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एक जनरलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़्यादा फोकस रहना होता है। ओके, दोनों का काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और डिफरेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या डिफरेंस है? रिसर्चर जो है वो कुछ नई तकनीकें शोधने की ढूंढने की कोशिश करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगा सकता है उसमें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर इनोवेशन नहीं कर सकते? एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके बाउंड में रह के इनोवेशंस करने हैं। हम्म, तो रिसर्चर्स को भी तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, उनको भी तो रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना होता है, रूल्स ऑफ साइंस फॉलो करने होते हैं। तो बस नेचर ऑफ रूल्स बदल के जाता है। सर मेरी अभी जितनी करंट अंडरस्टैंडिंग है, रूल्स दोनों के लिए लागू होते हैं, लेकिन जो लीगैलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है। जी, तो आपने पेटेंट फाइल किया हुआ है, और अ, आपको पता होगा डब्ल्यूटीओ में कुछ पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ एक एग्रीमेंट है। क्या, कौन सा एग्रीमेंट है, आपको पता है उसके बारे में?
सर इसे PCT कहते हैं, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। हम्म वो काफ़ी सारे जो नया इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसमें एग्रीमेंट किया है कि जिससे जो है हमें 36 मंथ का एक प्रायोरिटी पीरियड मिलता है, जिससे हम प्रायोरिटी डेट का यूज़ कर सकते हैं, या प्रायोरिटी डेट का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं और हम इंटरनेशनली पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो पेटेंट है ये WTO के अंदर ये प्रोडक्ट पेटेंट होता है या प्रोसेस पेटेंट होता है? सर मेरे ख्याल से ये दोनों भी पेटेंट होते हैं। प्रोसेस पेटेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ज़्यादा रहता है, और प्रोडक्ट पेटेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह होता है। सो प्रोसेस चेंज हो सकती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है। तो दोनों में से इस समय आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल, आप ये कह रहे हैं आप? सॉरी सर, WTO के रूल्स मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो इंडिया में पेटेंट के लिए कौन सा कानून है? इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो अभी लागू है। अच्छा, तो अगर हम देखें इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, और सेम चीज़ को जो विदेशी लोग हैं वो अपने नाम से उसको पेटेंट करा लेते हैं। तो ऐसा कोई आपको इंसिडेंट याद है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है? आपने सोचा इस तरह से कभी? यस सर, इसमें जो है बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। हल्दी के जो भी मेडिसिनल जो गुण हैं उनको पेटेंट किया गया था बाहर की कंट्रीज़ में। सो उनकी जुरिडिक्शन में ये पेटेंटेड है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी नहीं, इसमें पेटेंट प्रॉपरली नहीं है। तो आई थिंक हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसके क्लेम्स को अच्छे से जो है अगर डॉक्यूमेंट कर देंगे तो हम उसको बचा सकते हैं। जो हमारी IPR है उसको हम इंडिजनाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, एक ये भी है, और जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसका भी मेंशन हमारे ऋग्वेद में किया गया है। और भी कम से कम 200 ऐसे चीज़ें हैं, एक लिस्ट है, मतलब जो इंडियंस ने बनाई है। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया में सब कुछ, पहले ये सब चीज़ें हम जानते थे, हमने अपनी किताबों में भी लिखा, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज अगर देखें तो जो उनके नाम से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई, उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम से पॉपुलैरिटी हुई, इंडिया में होते हुए भी, पहले से होते हुए भी हम पॉपुलर नहीं कर पाए इन चीज़ों को वर्ल्ड में, और अभी भी जो है पॉपुलैरिटी उन्हीं के नाम से है। इसमें जो है कमर्शलाइजेशन का एस्पेक्ट आता है कि उन्होंने उसका कमर्शियल नेचर को देखा, और कमर्शियल नेचर के लिए उन्होंने उसमें क्लेम किए। पेटेंट में एक सेक्शन होता है क्लेम का। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट किया था लेकिन क्लेम नहीं किया था, और उसको क्लेम्स को बचाने के लिए कोई जो कदम थे वो उठाए नहीं गए। आई थिंक ये वाला इशू हो सकता है इसमें। जी, ओके। तो आपने रेलवे से संबंधित कोई प्रोजेक्ट किया है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या प्रोजेक्ट था ये? इस सिस्टम का नाम है रेलवे रक्षवाह सिस्टम, जो एक रेलवे सेफ्टी डिवाइस है। वो लोकोमोटिव के सामने की ओर लगता है बोनेट की तरह, और सामने कोई ऑब्स्टैकल आता है, फॉर एग्जांपल कोई कैटल है या कोई इंसान है, तो वो उसको सॉफ्ट ग्रैपल कर लेता है और उसकी जान बचाता है। तो ये इसमें आपका क्या रोल रहा है इसमें? शुरुआती जो भी इसका इंजीनियरिंग था मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने पेटेंट कराया, और उसके बाद मैंने उनको प्रपोजल दिया था। अभी उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये आपके अकेले का प्रोजेक्ट है या आपकी टीम का कुछ प्रोजेक्ट है ये? ये मेरे अकेले का प्रोजेक्ट है अभी तो। ओके, तो ये जो पहले से एक एंटी कोलिजन डिवाइस लगती है रेलवे में, लोकोमोटिव में, तो उससे कैसे डिफरेंट है ये? जो पहले कवच सिस्टम लगता है, कवच सिस्टम है वो सिग्नल से ज़्यादा रिलेटेड है, और वो एंटी कोलिजन डिवाइस है बिटवीन ट्रेन्स। लेकिन मेरा जो डिवाइस है वो कोलिजन के दौरान एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और किसी की जान बचाता है। तो ये कैटल और जो इंसान है इनके लिए ज़्यादा फोकस्ड है। अच्छा, तो आप तो काफ़ी अच्छा इनोवेशन में कर रहे हो। आप इसको, जो आपकी इनोवेशन कैपेबिलिटी है, जैसे आपने बोला भी कि सिविल सर्विस में आप जाकर के यूज़ करना चाहोगे, तो कुछ मुझे 2-3 एरिया बताइए सोच के आराम से, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके इनोवेटिव माइंडसेट को आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे एज कंपेयर टू सम अदर एडमिनिस्ट्रेटर हु मे नॉट बी हैविंग रिसर्च बैकग्राउंड। कुछ 2-3 एरिया स्पेशली जो हमारी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडिया की, उससे संबंधित, जहाँ पर आप अपने इनोवेशन को यूज़ कर पाओगे। कुछ सेकंड ले सकता हूँ सर सोचने श्योर, के लिए? टेक योर टाइम।
थैंक यू सर। सो इसमें जो पार्किंग की समस्या है हमारी कंट्री में, सबसे ज़्यादा पार्किंग के कारण ट्रैफिक कंजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं वर्टिकल पार्किंग करना चाहूँगा, जिससे जो है एफिशिएंसी बढ़े, हम्म, और जो ट्रैफिक जो रोड साइड जो गाड़ियाँ लगी होती हैं, आई थिंक उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी एक ध्यान रखा जा सके। हम्म, दूसरा जो है ग्रास रूट इनोवेटर्स है, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिससे जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। स्पेशली जो वुमेंस है, उनको मैं एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी कल्चर है वो उनमें डेवलप करना चाहूँगा। ये सब तो ऑलरेडी चल भी रहे हैं, जो आपने बताई चीज़ें ऑलरेडी हो ही रहा है। मतलब आपका इनोवेटिव माइंडसेट कहाँ पे काम आएगा? ये वर्टिकल पार्किंग भी आजकल बहुत है, जो आपने बताया, बाकी चीज़ें भी सब चल ही रही हैं। कुछ ऐसा आपने अगर सोचा हो, चलिए सोचिएगा, कोई बात नहीं, आराम से बाद में सोचिएगा। तो आप बताइए कि थोड़ा ये जो रेलवे में आजकल नई तरह की ट्रेनें चलाई गई हैं, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? ये जो है वो मेमू ट्रेन्स हैं, जिसमें जो है जो ट्रैक्शन मोटर्स होती है वो सारे डब्बों में होती है, जिससे जो है उसका एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा होता है और एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ उसका जो डिज़ाइन है वो लाइट वेट रखा गया है, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, जिससे सेफ्टी रिलेटेड भी कंसर्न ना हो और साफ़ सफाई भी मेंटेन हो सके। और अभी तो सर मैं इतना ही एक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई है इसके बारे में, कि जो नमो भारत, वंदे भारत या अमृत भारत जो ट्रेन्स हैं, इनके जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इनका जो किराया है वो ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये सिर्फ़ एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ही सूट करेंगे, जो कि मिडिल क्लास है? जो गरीब तबका, जो कि रेलवे को ख़ास तौर से अपने परिवहन के लिए प्रयोग करता है, और रेलवे, बल्कि यही कहा जाता है कि रेलवे जो है गरीबों का परिवहन है। तो कहीं न कहीं हम उस फ़िलॉसफ़ी से डेविएट हो रहे हैं क्या? उस फ़िलॉसफ़ी से हम दूर जा रहे हैं क्या? इन माय ओपिनियन सर, हम जो वंदे भारत की जो फेयर है वो अभी भी काफ़ी फेयर है, क्योंकि वो ना बाकी की कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, चाइना के इंडिया की बात रेलवेज। कीजिए ना, आप बाकी ट्रेन से कंपैरिज़न कीजिए। चाइना, यूएसए की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले वहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी तो आई उनके बराबर हमारी। यस सर। अब इंडिया की जीडीपी, इंडिया की बाकी ट्रेन से कंपैरिज़न कीजिए। जो वंदे भारत ट्रेन है उनका जो फेयर है वो अभी आई थिंक ज़्यादा है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा ट्रेनें अवेलेबल होगी। और इसके साथ साथ जो गरीब रथ एक्सप्रेस है या बाकी के जो ट्रेन्स है उनके फेयर अभी भी जो है वो प्रॉपर है, कि जिससे जो है गरीब आदमी है वो अभी भी कम प्राइस में ट्रैवल कर सकता है इसमें अच्छी सुविधा के साथ। रेलवे में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग रेशियो, तो इसका जानकारी है आपको? क्या होता है ये, और अभी क्या स्टेटस है इंडिया में ऑपरेटिंग रेशियो का? ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली कि इंडियन रेलवेज है वो कितना खर्चा कर रही है और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके बीच का डिफरेंस होता है। हम्म, सो इन माय ओपिनियन आई थिंक ये 107 रुपीज़ है, कि जिससे हम 107 रुपये खर्च करने पड़ते हैं 100 रुपये कमाने के लिए। हम्म, ठीक है। थैंक यू सर। संकेत, आपके पास 2 पेटेंट्स हैं। आप इनका प्रोडक्शन करना चाहेंगे? इसका जो एक पेटेंट है, उसका जो पेटेंट स्टेटस है वो ग्रांटेड हो चुका है। सो इससे लाइसेंस बनता है, और मैं वो लाइसेंस किसी भी कंपनी के साथ या जो भी ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर है, मैं उनके साथ अभी मेरी बात चल रही है, तो उससे मैं कमर्शलाइज़ करना चाहूँगा और मैं उसके प्रोसेस में हूँ। आपको पेटेंट रोल्स का कॉन्सेप्ट पता है? सॉरी मैम। पेटेंट रोल्स। सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं जानता मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है पोर्ट्रेट स्केचिंग, तो आपको क्या लगता है कि जब पोर्ट्रेट बनाया जाता है तो रियलिटी डिपिक्ट की जा रही है या आर्टिस्ट का बायस उसमें ज़्यादा है? मेरा जो पोर्ट्रेट स्केचिंग है, तो मैं उसमें चाहता हूँ कि जो इंसानी चेहरा है उसके इमोशंस, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सारे मैं उसमें ट्रैप करूँ, उसमें रियलिटी ज़्यादा हो। सो आई थिंक जो है मैं रियलिटी को कैप्चर करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो मोनालिसा के बारे में आप क्या कहेंगे? जो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची सर की जो पेंटिंग थी वो अभी काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसमें जो है नेचुरलनेस है, उसकी जो स्माइल है वो काफ़ी नेचुरल लगती है। सो ये एक रहस्य की बात भी है, और ये एक एक काफ़ी अच्छा नमूना या काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है अभी भी पोर्ट्रेट स्केचिंग में। जी।
आप देखिए, अगर हम एआई से पोर्ट्रेट्स बनवाना चाहें, विद इन सेकेंड्स हमें कोई पोर्ट्रेट मिल जाएगा। हम किसी आर्टिस्ट से पोर्ट्रेट्स बनवाना चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वो पोर्ट्रेट बनने में। आपको लगता है कि जो ह्यूमन स्किल्स है पोर्ट्रेट में वो सर्वाइव कर पाएंगे एआई के एरा में? एआई जो है वो आई थिंक थ्रेट जो है बना हुआ है अभी भी, जो फाइन आर्ट्स है उसमें। लेकिन मेरे ख्याल से जो हैंडमेड पोर्ट्रेट्स होती हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। अगर एक एडमायरर ऑफ आर्ट हैं, उनको पोर्ट्रेट दे देंगे, वो तो डेफिनेटली सटल चीज़ें हैंडमेड पोर्ट्रेट्स की पहचान जाएंगे। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि आर्ट के एडमायरर नहीं है, उनके पास अगर पोर्ट्रेट रखेंगे तो क्या वो चीज़ जान पाएंगे कि एआई के पोर्ट्रेट में और ह्यूमन पोर्ट्रेट में क्या अंतर है? इसमें सर मैडम जो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं उससे हम पहचान सकते हैं, या जो भी हम पेंसिल स्ट्रोक लगाते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि वो जो पेंटिंग है या स्केच है वो रियल है या नहीं है। इसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स भी है, एआई प्लेटफॉर्म जो है वो ये पहचानते हैं कि सामने वाला जो स्केच है या पेंटिंग है वो या रियल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है। ओके। Yes. मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। मैं जैसे ये पूछना चाह रही थी, लाइक फॉर एग्जांपल क्लासिकल म्यूज़िक है, तो क्लासिकल म्यूज़िक को एडमायर करने वाले कम लोग हैं, ठीक है? आप अलग तरीके का म्यूज़िक देखेंगे जो कि उतना अच्छा नहीं भी है, उसको एडमायर करने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? तो आप देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए लोग हॉबी जैसे परस्यू कर रहे हैं, उसका लाइक आप देखोगे पब्लिक में उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। तो सिमिलरली क्या ये एआई के ज़माने में पोर्ट्रेट के साथ हो सकता है? यस मैम, ये हो सकता है। ओके। आप क्या इंटीग्रेट करना चाहेंगे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और आर्ट को? यस मैम, ज़रूर। ओके। आपको इसमें कोई डेंजर नहीं लगता? एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए जिसमें जो है ह्यूमन स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी है उससे एक ईजीनेस। सो आई थिंक मैं दोनों को ये करना चाहूँगा, जो इसका एक स्वीट सिंथेसिस बनाना चाहूँगा। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्वीट सिंथेसिस नहीं बन सकता, बिकॉज आर्ट में आप धीरे धीरे करके बहुत ही फाइन चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये चीज़ होगी तो कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी फाइन चीज़ एक्सप्लोर करने की, बिकॉज आप ऑलरेडी बेसिक से नहीं स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं ऊपर से तो स्टार्ट करोगे। आपको क्या लगता है, ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, लेकिन जो अभी भी ह्यूमन उसमें जो स्किल है हम उसको बरकरार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिनी रैप्टर है ये एक टेक्नोलॉजी ही है, तो मिनी रैप्टर से जो पैरेलल लाइंस काफ़ी अच्छे से बनाई जा सकती है। सो हम उसको हमारी जो पेंटिंग है, स्केचिंग है, उसमें यूज़ करना चाहेंगे। या जो भी शार्पनर है, तो जो शार्पनर है वो भी तो एक मशीन है। ओके। तो हम ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें का यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन जो असली आर्ट है हम उसको बरकरार करना चाहेंगे। शार्पनर आर्ट नहीं परफॉर्म करता, आर्ट तो परफॉर्म ह्यूमन माइंड करता है। Yes. और जब हम ह्यूमन माइंड की कैपेसिटीज़ को हम उसे बहुत जल्दी इजीली कुछ दे देंगे, तो उसकी कैपेसिटीज़ को हम डेवलप नहीं होने देंगे। आपको ऐसा लगता है? यस मैम, ऐसा लगता है मुझे। ओके, फाइन। आप डूडलिंग भी करते हैं, आप ओसीडी के बारे में जानते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं जानता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? नहीं मैम, इसके बारे में नहीं चलिए, जानता कोई मैं। बात नहीं। आपको लगता है डूडलिंग को हम आर्ट नहीं बुला सकते क्योंकि वो सबकॉन्शियसली लोग डूडल करते हैं? डूडलिंग जो है वो एक प्रकार से स्केचिंग का ही तरीका है। डूडलिंग को हम हमारी जो वारली आर्ट है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो मेहंदी है या हमारी जो रंगोली है, तो ये भी एक डूडलिंग का ही जो है प्रकार है। तो आई थिंक डूडलिंग जो है वो फ्री हैंड भी बनाई जाती है सबकॉन्शियस माइंड से, और उसमें हम कॉन्शियस माइंड से भी कुछ अच्छे क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, फाइन। आपने सोशलॉजी ऑप्शन लिया हुआ है, आप सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं? किसी भी समाज में जो है हायरार्की बनी हुई होती है, वो कास्ट से हो सकती है, स्टेटस से हो सकती है, इनकम से हो सकती है। तो सोशल मोबिलिटी है, उसका अर्थ ही यही है कि उसमें जो उसका हायरार्कियल पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। तो सोशल मोबिलिटी एक प्रकार से अपर सोशल मोबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है, कम में होती जा रही है। तो आई थिंक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। ओके।
क्या आपको लगता है सिविल सर्विसेज सोशल मोबिलिटी का एक ज़रिया है? यस मैम। आप चाहते हैं कि जिस सोशल पोज़ीशन पे आज आप हो, आप किसी और ऊपर हायरार्की में जाना चाहते हैं? सोशल मोबिलिटी आप चाहते हैं अभी अपनी करंट पोज़ीशन से? यस मैम। क्यों? स्पेशली जो इकोनॉमिक मेरी जो हायरार्किकल पोजीशन है, मैं अभी भी आई थिंक कोई कमा नहीं रहा हूँ या एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरी अभी जो। तो आई थिंक मैं एम्प्लॉयमेंट में आ जाऊँ तो मेरी जो इकोनॉमिक एक पोजीशन है वो मैं सोशल मोबिलिटी के थ्रू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी चाहूँगा इसमें। वो तो इकोनॉमिक मोबिलिटी हो जाएगी एंड मुझे ऐसा लगता है जितना आप में टैलेंट है पेटेंट के लिए या फिर किसी भी कंपनी में भी आप काम करेंगे, आई थिंक आपकी इकोनॉमिक मोबिलिटी सिविल सर्विसेज से तो बहुत ज़्यादा रहेगी उसमें। सो डोंट यू थिंक कि आप एक सोशल मोबिलिटी, एक सोशल स्टेटस चाह रहे हैं? यस मैम। ओके, ठीक है, फाइन। महाराष्ट्र के आप मुझे कोई 5 सोशल इश्यूज़ बता सकते हैं, जो आपको लगता है कि विदिन 10 इयर्स अगर हमने इन्हें इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया तो काफ़ी देर हो जाएगी? कुछ सेकंड ले सकता हूँ मैम सोचने के लिए? डेफ़िनेटली। थैंक यू मैम। सो इसमें सबसे पहला जो है वो कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, आई थिंक ये वाला एक सोशल इशू है। इसके साथ साथ जो है वुमेंस की जो पोजीशन है वो अभी भी प्रॉपर इक्वालिटी बेस्ड नहीं है, मैं ये चाहूँगा। फिर जो अग्रेरियन क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल जैसे सुसाइड्स बढ़ रही है स्पेशली इन द विदर्भ रीजन, सो आई थिंक ये वाला इशू है। एम्प्लॉयबिलिटी का भी एक क्राइसिस चल रहा है कि जिसमें जो है अंडर एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा है। पुणे और मुंबई जैसे सिटीज़ में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी वजह से स्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक मैं उसको सॉल्व करना चाहूँगा। ओके। अगर आपको फ्री हैंड दे दिया जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर 3 इयर्स और उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं, आप किस प्रॉब्लम को सबसे पहले टैकल करेंगे, क्यों करेंगे और किस तरीके से करेंगे? मैं सबसे पहले जो वुमेंस की रिलेटेड इश्यूज़ है, मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें सॉल्व करूँ, जिससे जो है वो फॉर्मल जो वर्कफोर्स है उनमें उनका इंक्लूजन हो, जिससे जो है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके और जो रूरल एरियाज़ में जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ सके। तो आई थिंक इससे जो है अग्रेरियन क्राइसिस है उसमें भी जो है एजुकेशन का रोल बढ़ सकता है, हेल्थ केयर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, और आई थिंक ये मैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करूँगा। ओके। आपने वुमेन इश्यूज़ के बारे में बोला। बाकी सारे जो वुमेन इश्यूज़ हैं, वुमेन की एजुकेशन से, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक इश्यू जो बहुत ही स्टिक कर रहा है, वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है मैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसको एजुकेशन से या सोशलाइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है। मैं अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है पैट्रियार्कल माइंडसेट को टैकल करने में और हमें अभी कितना समय लग जाएगा? ये डिपेंड है हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे उसको टैकल करता है। हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है, फैमिली में जो टीचिंग्स होती है, आई थिंक हम उससे उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं या उससे ज़्यादा उससे उसकी जो स्पीड है, मोबिलिटी है, वो बढ़ा सकते हैं। ओके, सर कैन Okay. थैंक यू मैम। Saket, you are from Raigad district. Historically, it is a very important place. Can you explain what is the historical significance of Raigad? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रायगढ़ किले के ऊपर दिया गया है। रायगढ़ किला जो है वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मराठा एम्पायर था उसका कैपिटल था, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ वो नेवल बेसिस पे है, जिसमें अलीबाग जो है वो उसमें जो किला है वगैरह है, कुलाबा किला, वो नेवल बेस था। सो आई थिंक ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। Okay. Can we learn some lessons from Shivaji administration in the present day context? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको लोक कल्याणकारी राजा कहा जाता था। उन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने सेकुलरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। वो वुमेन रिलेटेड जो भी इशू थे या सोशल एविल्स थे उनको इरेडिकेट करना चाहते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जो अष्टप्रधान मंडल था, सो आई थिंक वो एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस और बाकी सारी चीज़ों में जो है हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। Okay. So, what is the contribution of Peshwas in expanding the Maratha Empire later? पेशवाज जो थे
उन्होंने मराठा एम्पायर को पैन इंडिया एक नेचर दिया था, और उनका जो गुरिल्ला वारफेयर का टेक्निक था उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जीती थी। सो आई थिंक उसके साथ साथ जो टैक्सिंग सिस्टम था सर देशमुखी या चौथ था, तो उससे जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली किया था। Okay. In third battle of Panipat, Marathas were defeated. What were the reasons? सर इसके लिए काफ़ी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। पहले तो जो एक्सपर्टीज़ थी मराठास की वो गुरिल्ला वारफेयर में थी और बीहेडों में लड़ने की थी, लेकिन प्लेन एरिया में लड़ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसके साथ साथ जो सप्लाइज चेन है आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि जो कोर एरिया है मराठास का वो महाराष्ट्र था, वहाँ से सप्लाई वहाँ तक एक्सटेंड करना और उसको मैनेज करना इसमें डिफ़िकल्टी थी। So, इसमें फूड भी आ सकता है, उसमें एम्यूनेशंस आर्म्स भी आ सकते हैं, और जो जियोग्राफिकल इशू और जो वेदर था यहाँ की जो ठंड है वो महाराष्ट्र का जो भी एक नॉर्मल क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है, उससे काफ़ी अलग है। आई थिंक ये वाले इसमें रीजंस हो सकते हैं। Okay. So these are the reasons, geographical reasons you have explained that. These are the reasons that could be factors for defeating. But in that case, British were fighting in Maharashtra region only. Then what were the reasons why Marathas could not fight with respect to British Empire? ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी थी कि उनका जो टेक्नोलॉजी था आर्म्स का वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका था, जैसे बंदूक वगैरह हो सके। सो आई थिंक ये वाली भी चीज़ें हो सकती है। इसके साथ साथ जो मराठा एम्पायर ने जो अलाइज बनाए थे वो आई थिंक टूटते चले गए, इस वजह से जो है प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो सका, और एक मिलजुल के जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो प्रॉपरली नहीं हो सकी। So what could be the reasons why there was no unity among Marathas? इसमें कुछ इंटरनल इश्यूज भी थे, सक्सेशन का इशू था, और मुगल्स जो थे वो काफ़ी वीक हो चुके थे, तो आई थिंक ये वाला इशू हो सकता है इसमें। Okay. Beyond that, is there any other reason? You can. सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा All right. You studied in Ambedkar University. हूँ। यस सर। Can you explain briefly about his contribution towards social upliftment? डॉक्टर आम्बेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इसमें डीपीएसपी के ऊपर ध्यान दिया था, जिससे जो हम वेलफेयर कर सके। इसके साथ साथ जो दलित एम्पावरमेंट में उसमें उन्होंने आर्टिकल जो 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो है सोशल एम्पावरमेंट का एक जरिया है। उसके साथ साथ वुमेंस के लिए जो भी इक्वल पे वाला जो प्रोविज़न था उनके उसमें कंट्रीब्यूशन है, और जो दलित एम्पावरमेंट है उसमें एफर्मेटिव एक्शंस है, रिजर्वेशन है। सो आई थिंक ये वाली चीज़ें हैं। Ambedkar wanted annihilation of the caste. He don't want to exist caste. That's why there was even debate also with Gandhiji also. But at the same time, providing reservation based on caste, don't you think his philosophy of annihilating caste on one hand and providing reservation on the other hand, will they coexist? If you want to eliminate, you should completely eliminate the caste system. But if you are giving reservation based on caste, that means everyone wants to assert themselves belongs to that particular caste. Can we eliminate that caste system? उनका ये मानना था कि शुरुआत की जो भी दशक है 10 इयर्स के लिए रिजर्वेशन को दिया जाए, जिससे जो हिस्टोरिकल अनइक्वलिटीज़ है या जो भी लैंड इनइक्वालिटीज़ है सो वो कम हो सके, और उसके बाद हम उसको कास्ट को एनिहिलेट करें। So today we are almost 78 years of independence. Still, caste system is growing strong rather than becoming weak. And some areas are even asking caste-based census also. So how do you see that one? कास्ट जो है वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। कास्ट के साथ सोशल कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, कल्चरल कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, और जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो प्रॉपरली नहीं हो सके। सो जो शुरुआत से जो एक इनिशियल मोमेंटम होता है वो अच्छे से नहीं मिल सका है। सो आई थिंक अभी भी जो कास्ट है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इन माय ओपिनियन अभी कास्ट से ज़्यादा क्लास जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रही है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक पुणे, मुंबई, दिल्ली। So what do you mean by egalitarian society? Have you heard this term, egalitarian society?
What is the meaning of it? मैं सर एक्चुअली उसका जो रियल ये है वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें अंदाज़ा लगा सकता हूँ इगैलिटेरियन मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई ऊंचा या कोई नीचा, ऐसा नहीं है, सारे इक्वल है। All right. Thank you, Saket. थैंक यू सर। जी संकेत, ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो आपको फीडबैक अब देंगे हम लोग। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? भी अच्छा था, थोड़ा मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। आपका इंटरव्यू तो अभी 2 हफ्ते बाद ही है। तो पहले तो कुछ अच्छी चीज़ें कि आपने जो है थ्रू आउट द सेशन आपने एनर्जी मेंटेन रखी है। स्टार्टिंग से आपका ग्रीटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था विद एनर्जी और स्माइलिंग एटीट्यूड है, तो एक पॉजिटिव टेम्परामेंट आपने मेंटेन किया हुआ है। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू आई थिंक? यस सर। हाँ ठीक है। और अब क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूँ आंसर्स की, तो जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था सिविल सर्विस मोटिवेशन को लेकर के, तो वहाँ पर आपको मतलब पर्पस बताना था कि वाई यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस। जहाँ पे अपने फैमिली के बारे में बताया, तो वो तो चलिए एक अलग फैक्टर हो गया। और फिर आपने मोटिवेशन एक्सप्लेन भी किया, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा ह्यूमन टच आप ला सकते हो कि कैसे ये लोगों को हेल्प करेगा। मतलब जैसे आपने बताया कि डाइवर्स ब्रॉडर कैनवास, तो वो एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि क्योंकि आप एक रिसर्चर हो, एक इनोवेटर हो, तो थोड़ा सोचिए कि आपकी जो रिसर्च या इनोवेशन है वो ग्रास रूट लेवल पे आप कैसे उसमें कर सकते हो। मतलब ये आप ही को सोचना पड़ेगा ना। कुछ अगर मतलब कोई ऐसा हुक मिल जाए, कोई ऐसा एक अच्छा सा पॉइंट मिल जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा एक यूनिकनेस आपके आंसर में आ सकती है। ठीक है, वैसे ठीक है, मतलब अभी स्टैंडर्ड तरीके से ठीक है, बट थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था वो था सिविल सर्विस एलिटिज्म के बारे में। तो ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि एलिटिस्ट कल्चर है इंडिया में, वीआईपी कल्चर है, और उसको डिफेंड भी नहीं करना है। आपने थ्योरेटिकली तो सही बताया कि वो सर्वेंट हैं, लेकिन एक तो एक्नॉलेज करना है कि हाँ एलिटिस्ट हैं, कल्चर है। अभी ब्रॉडली अगर हम ये नहीं कह सकते, कुछ इंस्टेंसेस ही हैं, लार्जली ऐसा है अभी भी जो है ना, कि मतलब हमें देखिए, हमें इस चीज़ से देखना है कि लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन है। क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो था परसेप्शन अबाउट एलिटिज्म, तो परसेप्शन तो ऐसी ही है, चाहे उनकी तरफ से कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्वेंट है वो गलत सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, या वो ऐसा कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उस तरह से हमारे बने हुए हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है? ब्रिटिशर्स, क्योंकि सिस्टम उस समय शुरू हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था। और अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो ब्यूरोक्रेसी है वो वेलफेयर ओरिएंटेड बनाई, वो सब किया, लेकिन अभी भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है वो ग्रास रूट लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर उस तरह का जस्टिफिकेशन कि भाई उनको सिक्योरिटी चाहिए एंड ऑल, वो सब वैलिड नहीं है यहाँ पे, मतलब, है ना। यहाँ पर आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि हाँ उनके लिए क्या किया जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे सिविल सर्वेंट है जो एक्चुअल में ऐसा कर रहे हैं कि वो ये जो भी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं उनको ख़त्म करके और वो लोगों से मिलजुल के काम कर रहे हैं, मतलब, और यही वे आउट है आज के समय में। तो ये आपके बेसिकली जो वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट पर्सनैलिटी, अबाउट द सिविल सर्विसेज। जैसे मैडम ने पूछा कि आप इसके थ्रू मोबिलिटी देख रहे हैं क्या, तो मतलब आपका जो इंटेंशन है वो चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपका क्या इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग है, आपका क्या मानना है, आप ग्राउंड रियलिटी को समझते हो कि नहीं समझते हो, है ना। और जैसे कोई भी अगर ओपिनियन हो, मतलब कोई भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो, तो जो इंटरव्यूअर का कोई भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी एक्नॉलेज करना है पहले, फिर उसके बाद डिफेंड करना है आपको। जैसे आपने पहले डिफेंड किया, फिर मैंने इंसिस्ट किया, फिर आपने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ ऐसा भी है। तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पहले एक्नॉलेज करना है। अगर जो वो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य है, उसके बाद फिर आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकते हो। ठीक है।
ठीक है सर। और पेटेंट वाले केस में WTO में एक ट्रिप्स भी है, आपको पता होगा, हाँ। एग्रीमेंट ट्रिप्स है ना। तो ट्रिप्स के अंदर में पेटेंट 20 इयर्स का प्रोडक्ट पेटेंट होता है। तो WTO में प्रोडक्ट पेटेंट ही अलाउड है, बस प्रोसेस पेटेंट अब नहीं अलाउड है ना। और इंडिया में लॉ तो है, पेटेंट एक्ट आपने नाम बता ही दिया। एक आपकी IPR पॉलिसी भी है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बस ठीक है, लार्जली आपका वे ऑफ आंसर भी ठीक है, बैलेंस्ड है और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। मैंने आपसे पेटेंट रोल का क्वेश्चन पूछा, इसलिए पूछा बिकॉज देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि पेटेंट्स कंपनीज कर लेती हैं, कभी उसका प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं और उसके बाद वो दूसरी कंपनीज को उनके ऊपर केसेस करती है अगर सिमिलर कोई इनोवेशन हो जाता है। आप भी पेटेंट्स काफ़ी सारे कर रहे हो, है ना। अभी तो आपकी एज इतनी कम है, आगे भी आपके पेटेंट्स आएंगे आई होप। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा। देन AI बेस्ड जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, हाँ, तो सर जो कह रहे हैं आप बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गए, है ना, उस बात पे। बट कि आपको तो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट डिफेंड करना चाहिए बिकॉज़ आप तो स्केचिंग करते हो, ठीक है? तो ये बिकॉज़ आपको पता है एआई जो है आप जो क्रिएट करोगे उसको जो आप डालोगे, है ना, उसी के बेसिस पे कुछ मिक्स करके दे देगा। ओरिजिनल उसमें तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो आप तो उसको बड़े फियर्सली डिफेंड कर सकते हो। जब सोशल मोबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया तो जैसे कि आप किसी भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मत दीजिए। अगर हाँ बोल रहे हैं तो खुद ही से उसका रीज़न बताइए, अगर ना बोल रहे हैं तो खुद ही से उसका रीज़न बताइए। बिकॉज़ देखिए होगा क्या ना, एवरी टाइम वो तो काफ़ी एज्ड हैं, वो एवरी टाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि अब वो आपको ग्रिल करे आगे, है ना। यू हैव टू गिव, उनको इंडिकेशन देना है, ठीक है। दिस थिंग सोशल मोबिलिटी में आपने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, पहले आपने हायरार्की बेस्ड डेफिनेशन दे दी, फिर आपने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सोशल मोबिलिटी सिविल सर्विसेज के थ्रू चाह रहा हूँ। तो आप एक हायरार्किकल सोसाइटी चाह रहे हैं बिकॉज देखिए एक ऑनेस्टी वाला पॉइंट है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इसमें ज़्यादा आपको सोशल मोबिलिटी मिलती है बिकॉज पीपल विल प्रेज यू, ठीक है। बट ये तो वो चाह रहा है ना कि आप एक हायरार्की बेस्ड सोसाइटी चाह रहे हो, तो सोसाइटी तो कई सारी हायरार्कीज बना लेती है। अगर एक सिविल सर्विसेज के बेसिस पे एक हायरार्की बन गई है, क्या हमें ये हायरार्की कंटिन्यू रखनी चाहिए, है ना। बिकॉज फिर वही वाली चीज़ें, इतने सारे और प्रोफेशंस भी हैं जिनको उतनी ही इज्जत मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, लोग इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उतनी सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो डोंट एक्सेप्ट इट बहुत जल्दी से, ठीक है। इस पर थोड़ा और सोच लीजिए, थोड़ा सोचने की बात है। ओके, जब आप महाराष्ट्र की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डेटा अगर उसमें आ जाता तो लगता कि हाँ आपको पता है कि, या आप किसी रीजन का मेंशन कर देते बहुत अच्छे से, तो लग जाता कि हाँ डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, आप उसको इंटरनलाइज करके बता रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा ना। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत जल्दी टैकल कर सकते हैं। जेंडर इश्यूज पे, जेंडर वायलेंस को तुरंत टैकल करने की ज़रूरत है। बाकी पेट्रियार्कल बिहेवियर धीरे धीरे करके बदलेगा, है ना। एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें चाहिए उसके लिए। रेस्ट इज़ फाइन, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है ना। सो फ्रॉम माय थैंक साइड यू मैम। ओके। So few questions, whatever I have asked, you have done very well. Geography related questions and Shivaji Maharaj related questions, you have done well. Good. But related to Maratha Empire under Peshwas, focus little bit some more aspects also. What are the weakness? Maratha Confederacy was there. One of the reasons for downfall is that confederacy, no unity, no centralized leadership, and diplomacy also one of the reasons. Navy you have done well, that British were having a good navy, but Marathas were not having. A revenue system is also faulty, not properly organized. So some issues you please try to manage. Okay, यस सर। all right, all the best. थैंक यू सर। ये हमारी तरफ से एक डिटेल्ड फीडबैक है। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वो जो सोशल मोबिलिटी का है उसका क्या आंसर दे सकता हूँ मैं और बेहतर तरीके से? देखिए एक सिविल सर्विसेज ही ऐसी सर्विसेज हैं जो सोसाइटी में चेंज ला सकती हैं। बिकॉज हायरार्की है सोसाइटी में, इतने सारे आप इंसिडेंट्स देखोगे ना, कास्ट बेस मिड डे मील में खाना बनाने जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं।
सिविल सर्विस ऑफिसर्स जाकर के खुद खाना खा रहे हैं ताकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। तो इसका उल्टा परसेप्शन है कि आप सोसाइटी में इगैलिटेरियन चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। इतने सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो जो मास मैरिज के इवेंट्स होते हैं, है ना, सामूहिक विवाह, तो उसमें जाकर के शादी करेंगे। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव है, वो बता सकते हैं। बिकॉज इतने सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो बहुत ग्लैमर भी दिखाएंगे, बट देन देर आर सम कि उन्हें पता है कि ये सोशल इशू है, अगर मैं इस तरीके से एक्ट करूँगा तो ये परपेचुएट होगा। तो वो चेंजेस लाने की कोशिश करें और इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वो प्रेशर जो है लोगों के मन में, जो सोसाइटी में कि शादी हो रही है, बहुत लाविश ही करना है, वो सारी चीज़ें कम होती हैं। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।